બ્રેક બાદ આગળના સમાચાર જોઈએ તો દેશના અન્ય શહેરોની માફક રાજ્યની રાજધાની ગાંધીનગરમાં પણ લોકોએ ભૂકંપના આંચકા અનુભવ્યા છે। સચિવાલય સંકુલમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા બાદ કર્મચારીઓમાં અજંપાભરી સ્થિતિ છે। મહત્વનું છે કે ગાંધીનગરમાં આવેલી બહુમાળી ઇમારતોમાં સચિવાલય સંકુલનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં કર્મચારીઓએ ધ્રુજારી અનુભવી અને તેઓ પોતાનું કામ છોડીને નીચે દોડી આવ્યા હતા। જે રીતે નેપાળમાં આવેલા ભૂકંપના બાદ ગુજરાતમાં અને એમાં પણ ખાસ કરીને અમદાવાદમાં આફ્ટર શોકનો સિલસિલો જે રીતે ચાલુ થયો છે, આજે ફરી એકવાર અમદાવાદીઓને ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ થયો છે। કઈ રીતે આ ભૂકંપ આવવાની પ્રક્રિયા થાય છે અને કઈ રીતે આખી જે પ્રક્રિયા છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું। આજે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સિસ્મોલોજી ગુજરાત સિસ્મોલોજીના હેડ डॉक्टर रस्तोगी सर। जी सर, एमने આપણે પૂછીશું કે કઈ રીતે આખી આ પ્રક્રિયા બને છે। जी सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो नेपाल की घटना के बाद हर रोज़ एक आंचका आता है, क्या है वो मामला, किस तरह से ये होता है पूरा? ये आफ्टर शॉक जो है वो एडजस्टमेंट प्रोसेस है। ये जो पहले 25 अप्रैल को जो भूकंप हुआ था 3 हफ्ते पहले, वो करीब 150 किलोमीटर की लंबाई और 50 किलोमीटर चौड़ाई के एरिया में धरती खिसकी ऊपर, और कुछ जगह पूरी खिसक जाती है, कहीं पर रुक जाती, नहीं खिसकती। तो जहाँ नहीं खिसकी वहाँ पर ये आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो ये पहले में जो मेन शॉक एपी सेंटर था वो पश्चिमी किनारे पे था, काठमांडू बीच में है, और अभी जो हुआ है ये ईस्ट की तरफ हुआ है। तो उधर सिंधुपाल चौक है और भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़मीन काफ़ी खिसक गई है। अभी भी इसमें अर्थक्वेक में भी थोड़ी ज़मीन खिसकी बता रहे हैं, वो देखा है वहाँ, और उसमें ज़मीन में धंस गए कुछ लोग, कुछ थोड़ा हुआ है डैमेज। तो ये वहाँ पर पहले 25 घंटे बाद भी एक 6.7 मैग्नीट्यूड का हुआ था, और भी कई आफ्टर शॉक्स उधर हुए हैं। तो अब ये आफ्टर शॉक काफ़ी बड़ा है, और ये भी इसमें भी करीब 30-40 किलोमीटर की लंबाई में धरती खिसकी होगी, और वो डैमेज वहाँ पर हुआ होगा कई बिल्डिंग्स में। जी सर, जिस तरह से नेपाल की घटना के बाद सिलसिला चालू हो गया है, तो इसका रीज़न क्या है? जिस तरह से अभी ये सिलसिला कितने टाइम तक चलेगा? ये आफ्टर शॉक जो 7.9 का जो था मुख्य भूकंप 25 अप्रैल का, उसके ही आफ्टर शॉक्स ये करीब हिमालय में हमने देखा है कि 2-3 महीने तक तो चलते ही हैं, और उसके बाद भी थोड़े आए तो मालूम नहीं, लेकिन ये कम से कम 2-3 महीने तो चलते हैं आफ्टर शॉक्स। लेकिन बड़े भूकंप जो हैं, बड़े आफ्टर शॉक थोड़े कम आते हैं, छोटे ज़्यादा आते हैं, 3-4 मैग्नीट्यूड के जैसे ज़्यादा आते हैं। जिस तरह से नेपाल की घटना के बाद आपने बोला कि 3 महीने तक ये सिलसिला आफ्टर शॉक का चालू ही रहता है, तो क्या नेपाल से अहमदाबाद का मतलब गुजरात का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये चालू रहता है, वहाँ आता है और उसका असर यहाँ भी देखने को मिलता है? तो क्या गुजरात की जो ज़मीन है, अंदर की जो भूस्तरीय रचना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये चालू रह रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं सर? नहीं, गुजरात की ज़मीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो अगर 6.5 या उससे ऊपर के जो भूकंप आते हैं, उसका असर जो उससे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स 1500 किलोमीटर तक 3 इंटेंसिटी से ये ऐसे हिलती हैं। तो चौथे माले से ऊपर के जो बिल्डिंग है, 4 मालों से ऊपर की, उसमें ये बिल्डिंग्स ऐसे हिल जाती हैं। और अभी पहले जो मेन अर्थक्वेक हुआ 25 अप्रैल, उसके बाद में 2 आफ्टर शॉक्स हुए, एक आधे घंटे में हुआ, एक दूसरे दिन हुआ, और अब ये हुआ। तो यहाँ पर 4 ही ऐसे फील किए हैं, और ज़मीन का कोई इसमें कोई असर नहीं है। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया कि अंदर की भूस्तरीय रचना जो प्लेटों का होता है, वो प्लेटों का लेयर्स है, उसमें कोई सिरक रही है एक-एक करके, ऐसे इस वजह से ये भूकंप की प्रक्रिया चालू हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं?
ऐसा ये प्रक्रिया तो चलती ही रहती है, कंटिन्यूअसली ये चल रहा है कि इंडियन प्लेट जो है वो थोड़ा नीचे जाती है और नेपाल की धरती जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ आती है। तो ये इस तरह का प्रक्रिया तो थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन वो बहुत स्लो मूवमेंट होता है और कभी कभी एकदम झटके से ये जो ऊपर आ जाती है, जब काफ़ी जो है इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो इकट्ठा हो जाती है। तो अगर 4 मीटर के करीब इकट्ठा हो गई तो एकदम से 8 मैग्नीट्यूड का आ जाता है और वो इकट्ठा होने में करीब करीब 200 साल लगते हैं। तो ऐसा जनरली ये नहीं है कि एकदम से फिर कोई बड़ा भूकंप आ जाएगा नेपाल में या उसके पास में। जनरली ऐसा देखा गया है कि 50 साल के अंतराल में आते हैं और लेकिन भूकंप का कहना मुश्किल है कि 50 साल के पहले नहीं आएगा, ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन जनरली जो अभी तक देखा गया वो ऐसा है। जी जी सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 50 साल तक आना नहीं जनरली नहीं आ सकता, मगर उसके बारे में बता भी नहीं सकते। मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि अभी नेपाल में और बड़ी दुर्घटना भूकंप को लेके होने की बाकी है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है अभी नेपाल में? अभी तो संभावना है भी नहीं भी है, ऐसे नहीं कह सकते कि अभी आना है। जैसे मैंने बताया कि जनरली 50 साल के अंतराल में आते हैं। तो नेपाल के जो पश्चिम में है वो पोखरा से और उसके पश्चिम में वो कुछ जो एरिया है उसमें स्ट्रेन है एक्यूमुलेटेड, क्योंकि वहाँ कई सौ साल से भूकंप नहीं आया है बड़ा। पहले 1500 में आया या 1800 में आया, तो 200 साल से वहाँ तो नहीं आया है कम से कम, तो इसलिए वहाँ पर आने की संभावना है। जिस तरह से नेपाल की बात हो गई, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात में जिस तरह से ये आफ्टर शॉक चल रहा है, तो अभी गुजरात में ऐसा कुछ होने की संभावना है? संभावना तो हम नहीं बता सकते, मगर कुछ है ऐसा लग रहा है, जिस तरह से भूस्तरीय अंदर प्रक्रिया गुजरात की ज़मीन में हो रही है, तो क्या है वो मामला? एक्चुअली गुजरात भूकंपीय क्षेत्र तो है और हिमालय अंडमान की बेल्ट के अलावा गुजरात ही ऐसा राज्य है कि जहाँ पर बड़े भूकंप और छोटे भूकंप भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर कच्छ में 4 फॉल्ट लाइन हैं जो थोड़ा सक्रिय हैं। 2001 के बाद में भी ज़्यादा सक्रियता, 2006 के बाद में काफ़ी सक्रियता देखी गई, और कुछ फॉल्ट लाइन कैम्बे में है और नर्मदा की फॉल्ट लाइन है। तो यहाँ पर भूकंप, मॉडरेट भूकंप और कच्छ में बड़े भूकंप आ सकते, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अभी वहाँ पर हमको कोई साइन दिख रहा है कि आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ पर थोड़े छोटे भूकंप होते रहते हैं। कच्छ में जो 3-4 फॉल्ट लाइन हैं वहाँ पर 2006 के बाद में कई भूकंप आए हैं, छोटे छोटे भूकंप, तो इसलिए वो थोड़े फॉल्ट लाइन सक्रिय हैं। तो बेसिकली अभी हम ये नहीं कह सकते कि कब आएगा। लोगों को अपने मकान ही अच्छे बनाने चाहिए कि सुरक्षित रह सकें। जी, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों को अपने मकान सुरक्षित बनाने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, किस प्रकार के मकान, किस प्रकार की पैटर्न होनी चाहिए जिससे भूकंप से बच सके हम? भूकंप तो आएगा, ये कुदरती प्रक्रिया है, मगर किस तरह से बच सकेंगे हम? 2-3 स्टोरी की भी जो बिल्डिंग है उसमें भी जैसे बताया है कि अगर फॉल्ट लाइन के पास में है, जैसे यहाँ कैम्बे और जो नर्मदा की फॉल्ट लाइन है, इसमें 20-30 किलोमीटर फॉल्ट लाइन से तो काफ़ी थोड़े अच्छे मकान बनाने चाहिए। जनरली ये बताया गया है कि जो कई सिल लेवल पे एक बैंड देते हैं, फिर एक लिंटल लेवल में बैंड देते हैं, इस तरह के बैंड दे सकते हैं, और पिलर्स बनाते हैं दीवार के कोनों पे, या कम से कम जो है इंटरलिंकिंग दीवार करके फिर उसमें सरिया डाल देते हैं, तो जिससे बिल्डिंग जो है वो एक
एक के जैसे मूव करें। अगर रिलेटिव कहीं हो गया तब उसमें ज़्यादा डैमेज होता है। अगर बिल्डिंग पूरा एक यूनिट की तरह मूव करती तो डैमेज नहीं होता है। तो इस तरह का ख्याल रखते हैं कि बिल्डिंग को चारों तरफ से एक के जैसे कर देते हैं, तो उससे एक जैसे हिलती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कच्छ के भूकंप से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अहमदाबाद में है, उसमें ज़्यादा डैमेज होता है। छोटी बिल्डिंग्स में, लो राइज बिल्डिंग्स में नहीं होता, 3 स्टोरी तक की बिल्डिंग में। તો આ સાથે તેના સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને માહિતી માટે આપ જોતા રહો GSTV. નમસ્કાર.